हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और जैसा कि आपको पता है, आज हमारी रीजनल हिंदी की मैराथन क्लास है। तो पहले मैं आपको सजेशन दिखाती हूँ किसका है। देखिएगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कितने हैं 209 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आपकी इच्छा हो तो आप भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको सारे नोट्स PDF वगैरह जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको मिल जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर अगर हम चले तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर चित्रा, जिन्होंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है गिन्नी। तो यहाँ पे देखिएगा जरा। तो ये कहते हैं, पहले तो आप इनका मैसेज पढ़ो, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे ये लिखते हैं कि ये टॉपिक है, इनसे बाहर नहीं है मैडम जी। रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च 3 बुक से लास्ट PYQ के बाद 3 बुक का इन्होंने एनालिसिस किया है, उसके PYQ को उठाया है। जो जो टॉपिक रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में वहाँ से इन्होंने लिया है और ये टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक इन्होंने सजेस्ट करे। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक इन्होंने बताए हैं। तो चलिए देख लीजिए। देखो यहाँ पर ये टॉपिक हैं। तो टॉपिक इन्होंने बताए हैं हमें व्यंजन, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, कारक, संधि, वरन, तत्सम, समास, अलंकार, रस और छंद। ये इन्होंने टॉपिक बताए हैं। तो यहाँ पर जो रस और छंद का टॉपिक है ये तो बहुत ही ज़्यादा डीप में है। मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका सजेशन है तो हम करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है आप कितना पसंद करते हो इस वीडियो को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर करने वाले हैं, मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। आपका जो ये संधि, देखो ये वाला संधि वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे सिर्फ, क्योंकि जनरल हिंदी और आपका रीजनल हिंदी दोनों में ही सेम है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। संधि करने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सर्वनाम करने वाले हैं। सर्वनाम के साथ हम संज्ञा करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप संज्ञा नहीं समझोगे तब तक सर्वनाम समझने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे विशेषण हम यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कारक कहाँ पे लिखा है, कारक कराने वाली हूँ। तो ये 3-4 टॉपिक कितने हो गए, टोटल 4 टॉपिक मैं आज यहाँ पे कराने वाली हूँ, ठीक है। अगर मैं व्यंजन और वर्ण की बात करूँ तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो बार बार रिपीट करने का तो कोई सवाल जवाब होता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम बार बार रिपीट करे गए तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा हमारा एग्ज़ाम से पहले। तो व्यंजन और वर्ण हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका तत्सम शब्द हम करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो पर तो। उसके बाद समास मैं पढ़ा चुकी हूँ, अलंकार नहीं पढ़ाई हैं, रस भी नहीं पढ़ाई और छंद भी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। ये जो अपने छुटके पुटके 3-4 टॉपिक बचे हैं इनको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्लास की तरफ। तो अब मुझे कोई भी ये नहीं कहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सबूत दिखाया है, सजेशन दिखाया किसका है, तो उसी के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। अपने मन से मैं कुछ नहीं पढ़ा रही यहाँ पे। चलिए, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करके मैंने इतने प्यार से बुक में से छांट के जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर नोट्स बनाए हैं मैंने उसके हिसाब से, क्योंकि बुक से पढ़ाती तो आपको इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि बुक में पूरा डिटेल से लिखा होता है। और यहाँ पे नोटबुक में मैंने जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को नोट किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपकी इच्छा है खुद के नोट्स बनाने की तो वेल एंड गुड है, वरना ये मिल जाएंगे आपको। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा संधि है, उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात कर लूँ कितना टाइप की संधि होती है, ज़रा बोलिएगा। 3 टाइप की संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। 3 टाइप की होगी। अगर मैं बात करूँ स्वर संधि के भी आगे 5 टाइप होते हैं, 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं हमारे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। ये 5 टाइप इसके होते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन जो है इस स्वर संधि से पूछा जाता है, रट लो इसको तो बिल्कुल। और निमोनिक्स बता रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये इसका मतलब क्या है, ये मैडम समझ नहीं आया तो कहाँ दिक्कत है। देखो, मैंने आपको बताया था संधि होती क्या, 2 वर्णों के मिलने से जो बनता है उसको हम कहते हैं संधि। यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे कुछ भी लिख लो और यहाँ पर दूसरा शब्द यहाँ पर है, तो इस पहले शब्द का लास्ट वाला जो वर्ण है और इस दूसरे शब्द के स्टार्टिंग वाला जो वर्ण है उनसे मिल
कर जो आपका बनता है उसको हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सार्थक, और सार्थक का मतलब ये है कि जो आपके पहले वाला शब्द है और दूसरे वाला शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, इन द सेंस मतलब कि वो अच्छा मीनिंग देता हो। अगर मैं बात करूँ पहले वाला शब्द उपसर्ग हो तो चलेगा, लेकिन पहला उपसर्ग है तो दूसरा सार्थक होना चाहिए, या पहला सार्थक है तो दूसरा जो है प्रत्यय बोले तो पीछे लगता है जो वो होना चाहिए। पहला उपसर्ग होना चाहिए और प्रत्यय होना चाहिए, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर भी संधि हमारी बनती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्वर संधि की, जो कि टाइप है, किसका टाइप है जी, वो टाइप आपका स्वर संधि का। और अगर आपको ब्लर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं है, तो अपने रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। तो चलिए अगर मैं बात करूँ दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में होता क्या है, यहाँ पर दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, दीर्घ होता है बड़ा। तो यहाँ पर बड़े से हम समझ जाएंगे कि जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यहाँ पर जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाता है। इस तरह से आपने देखना है, ये बड़ा ऊ, ये मात्रा किसकी है, बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा है। और ये वाला जो डंडा है ना, ये बड़े ऊ का, मतलब कि बड़ा आ हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर गुण संधि देखे तो गुण संधि क्या बताया था, एक मात्रा बोले तो गुण संधि। वृद्धि संधि क्या बताया था, एक मात्रा से वृद्धि होगी, बढ़ गई, दो मात्रा होगी, तो वहां पर जिस भी शब्द में आपको दो मात्राएं देखिए वहां पे आग बंद करके लगा देना है, क्या, वृद्धि संधि। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे हर बार ये सही नहीं होता है, कई बार ये गलत भी हो जाता है, इसलिए आपको रूल भी पढ़ने ज़रूरी है। लेकिन ये उनके लिए है जिनको संधि बिल्कुल 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 भी याद नहीं होती है ना। अगर मैं यण संधि की बात करूँ तो यण संधि क्या होती है हमारी, जहाँ पर यह र ल व से पहले क्या आ जाए, आधा आधा अक्षर आ जाए, ठीक है। जहाँ पर यह र ल व की पहले आधा अक्षर आ जाए वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। अगर अयादी की बात करूँ तो अयादी बोले तो अ से अयादी, अयादी में क्या होगा, आए, आव, अव, आए, ठीक है, आए आए अव आए, इस तरह से। अब मोस्टली यहाँ पर अयादी संधि में एक और चीज़ याद करने की है, जहाँ पर मैक्सिमम आपके 3 अक्षर हो वहाँ पे समझ जाना है कि अयादी हो सकती है। जैसे कि नयन है, यहाँ पे नयन, नयन किससे मिलकर बना है, आप बोल के देखो, नयन अन से मिलकर बना है ना, अन से। नयन, पवन, पवन भी अन से। धावक आव से मिलकर बना है। अगर विसर्ग संधि की बात करूँ तो विसर्ग संधि, विसर्ग तो वैसे ही आपको दिख रहा है, विसर्ग ये वाला साइन होता है जी विसर्ग का, ये वाला मतलब कि ये डॉट डॉट, ठीक है। जहाँ पर आपको श जितने भी श है, सारे श अगर आधे कट्टे पिटे दिखे तो वहाँ पर उनको काट के आपको क्या लगा देना है, ये 2 बिंदी लगा देनी है, बस हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्यंजन संधि की, मैंने आपको बता रखा है, हिंदी जो वर्णमाला मैंने कराई थी वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अलग प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, बताओ, याद हो तो आपके सघोष, सघोष, अघोष, अलग प्राण, महाप्राण, वो यहाँ पर व्यंजन संधि बनाने में काम आते हैं। अगर मैं बेसिकली आपको ये याद कर लेना है, देखो यहाँ पर व्यंजन संधि में होता क्या है, पहला नियम आपका कहता है कि नियम को मारो गोली। यहाँ पे ये देखो, पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ण है वो तीसरे में बदल जाता है और तीसरा वर्ण जो पहले में बदल जाता है। ये वाला आप तरीका आजमा के देखो, व्यंजन संधि जहाँ पर होती है। अगर ये काम ना आए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है पहले वर्ण को 5वें में बदल के देख लो, 5वें को पहले में बदल के देख लो, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा। अगर अब बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा होती क्या है, संज्ञा होता किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा बनती कैसे है, अगर मैं बोलूं सम प्लस क्या, सम प्लस क्या, तो मिलकर क्या बन जाता है, संज्ञा। अगर यहाँ पे बात करें जो संज्ञा है उसके कितने टाइप होते हैं, अगर देखें मेन, अगर मोटे तौर पर देखें तो संज्ञा के 3 टाइप होते हैं जी। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अगर आगे मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँ तो जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा ये आपकी समूहवाचक संज्ञा और आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में बदल जाती है, कहने का मतलब 2 टाइप हो जाते हैं इसके जातिवाचक के।
अगर व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्ति से आप क्या समझ रहे हो, एक व्यक्ति समझ रहे हो ना, तो जहाँ पर एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो, तो वहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा टिक कर देनी है। अगर मैं जातिवाचक की बात करूँ तो जाति से आप क्या समझ रहे हो, पूरी की पूरी जाति को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ रूबी, रूबी को मान लेते हैं, रूबी एक क्या है, एक लड़की का नाम है, तो ये क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वहीं पर अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो लड़की की बात करूँ तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी लड़की जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर यहाँ पे बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कहती है कि प्राकृतिक चीज़ों में जातिवाचक संज्ञा होती है, जो भी आपकी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, जो नेचुरल वाली चीज़ें हैं उनमें आपकी जातिवाचक संज्ञा यूज़ होती है। अगर भाववाचक की बात करें तो भाववाचक क्या है, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञाएं कैसे मिलकर बनती है, आपके प्रत्यय के जुड़ने से मिलकर बनती है, ठीक है, प्रत्यय यहाँ पे जुड़ता है। तो जो मानवता है वो क्या है, बताएं क्या है, मानवता एक भाववाचक संज्ञा, इसमें यहाँ पे लास्ट में ता प्रत्यय जुड़ गया। अगर आगे जुड़ता तो वो आपका उपसर्ग होता, अगर पीछे जुड़ रहा है तो वो आपका क्या है जी, वो आपका प्रत्यय है। तो यहाँ पर ता जुड़ गया तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे प्रत्यय के जुड़ने से बनी है क्या, भाववाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक देखें तो यहाँ पर अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो 3 ही आपकी यहाँ पर संख्या होती है। अगर अर्थ के आधार पर देखें तो 5 होती है। 5 क्यों होती है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा आगे बट जाती है 2 भागों में, आपकी समूहवाचक में और द्रव्यवाचक में। समूहवाचक से क्या समझो, जो समूह का एक ग्रुप का बोध करा रही है वो समूहवाचक होती है। अगर द्रव्य की बात करें तो वहाँ पर जहाँ पर आपको नाप तोल ऐसे ऐसे चीज़ें दिख रही होती है, जो वहाँ पर आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर मैं आपको कहूँ दूध को माप दो, यहाँ पे आप गिन सकते हो क्या दूध को, यहाँ पर जो लिक्विड चीज़ है, जो द्रव है वो क्या है, एक लिक्विड चीज़ है, दूध एक लिक्विड है। तो ये आप इसकी ग्रुपिंग तो आप नहीं कर सकते ना कि जैसे दूध है, दूध के 3-4 पार्टनर यहाँ पे आ गए हैं, वो फिर मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर द्रव क्या होता है, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो आपके द्रववाचक होते हैं। समूहवाचक की बात करें तो जो ग्रुप में होते हैं वो आपके समूहवाचक होते हैं। अगर आगे बात करें, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब ये वैसे अगर हम वैसे नॉर्मल देखें तो नेपोलियन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है और ये एक संज्ञा है। संज्ञा भी कौन सी है, आपकी जातिवाचक नहीं, वैसे तो आपकी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वैसे तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया ना तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद ये जातिवाचक होगी, ये पूरी जाति का बोध करा रही है। क्योंकि जो नेपोलियन था वो क्या था, नेपोलियन आपका विश्वासघाती आदमी था, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि नगर की बात करें तो नगर क्या है, यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस को लगाओगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा समझो, नगर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नगर की बात करिए, उस नगर में गाँव भी आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे कि नहीं। अगर दिल्ली की बात करें तो ये एक व्यक्तिवाचक है, सिर्फ एक चीज़ का बोध करा रही है। यहाँ पर अगर देखें तो जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो आपकी भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है, हमेशा एक वचन में होगी। व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक भी हमेशा एक वचन में ही यूज होती है। अगर समूहवाचक की बात करें, समूहवाचक द्रव्यवाचक हैं जो जातिवाचक के टाइप हैं, वो भी हमेशा एक वचन में यूज होती हैं। अगर समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक गणनीय होती है, जो गिन सकते हैं, हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग है तो गिन सकेंगे। अगर द्रव्यवाचक की बात करें तो वो अगणनीय है, उनको हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 नहीं कर सकते ना। अगर जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक जो है, अगर एक व्यक्ति के गुण दोष की तुलना अन्य व्यक्ति से की जाती है तो वो आपका जातिवाचक हो जाता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, जो भाववाचक है वो किन किन से मिलकर बनती है। जो भाववाचक है ना वो आपकी संज्ञा से मिलकर भी बनती है, वो आपकी सर्वनाम से मिलकर भी बनती है, वो आपकी विशेषण से मिलकर भी बनती है ना।
और ये आपकी प्रत्यय से मिलकर भी बनती है और बिना प्रत्यय के भी आपकी भाववाचक संख्या बनती है। ये डायरेक्ट सीधा सीधा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भाववाचक संख्या कितने टाइप से बनती है? 5 प्रकार से भाववाचक संख्या बनती है। संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से मिलकर बनती है, प्रत्यय से बनती है और बिना प्रत्यय के बनती है। अगर पीछे प्रत्यय जोड़ा जाए तो भाववाचक संख्या बन जाती है। अगर पीछे आपके अगर जैसे कि विशेषण है, विशेषण के जुड़ने से भी आपकी भाववाचक बन जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिना प्रत्यय के कौन सी होते हैं? बिना प्रत्यय के जुड़ने से आपकी जो प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या, इनमें कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, बिल्कुल इनमें कुछ नहीं है भाई। इनमें आपको क्या करना है? ये बिना प्रत्यय के यूज हुई भाववाचक संज्ञा है। ऐसा भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो आपकी संज्ञा से मिलकर बनी है या आपकी सर्वनाम से मिलकर बनी है या विशेषण से मिलकर बनी है, तो ये भी बता दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इतनी ही है आपकी संज्ञा। अगर अब सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम क्या होते हैं? तो सर्वनाम जो है संज्ञा की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर वहीं पर मैं बात करूं सर्वनाम की, तो सर्वनाम जो है जो आपकी संज्ञा है, जैसे कि नाम है, उस नाम की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं सर्वनाम। अब मैं बार 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 ऐसे यूज करूंगी। देखो, अगर मैं अंजलि का एग्जाम्पल लूँ, मैं कहूँगी कि अंजलि वहाँ, नहीं अंजलि छोड़ो, किसका नाम लूँ मैं? हाँ, डॉक्टर चित्रा का नाम ले लेते हैं। यहाँ पर अगर डॉक्टर चित्रा का नाम ले तो जैसे कि डॉक्टर चित्रा एक अच्छी लड़की है। डॉक्टर चित्रा अब उन्होंने पीएचडी करी है। डॉक्टर चित्रा अब उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर चित्रा ये, डॉक्टर चित्रा वो, डॉक्टर चित्रा फला 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 है। अगर मैं डॉक्टर 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 ऐसे करे जाऊँगी तो आप खुद बताइएगा मज़ा आ रहा है बात करने में? नहीं ना। अब उस रिपीटेशन, उस नाम की रिपीटेशन को रोकने के लिए आपके सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर चित्रा, हर बार मैं डॉक्टर चित्रा यूज़ कर रही हूँ, उसकी जगह पे मैं वह यूज़ कर सकती हूँ ना। तो उनकी रिपीटेशन को रोकने के लिए आपके सर्वनाम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, किसके स्थान पर यूज़ किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। अब डॉक्टर चित्रा के स्थान पर मैं यूज़ कर रही हूँ वह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने होते हैं क्या सर्वनाम, ये संख्या में टोटल 11 होते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर टाइप की बात करें दोनों अलग होते हैं। संख्या 11 है, कौन कौन सी है? मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जो, सो, क्या है? ये सर्वनाम है। अगर प्रकार की मैं बात करूँ तो 6 प्रकार इसके होते हैं। प्रकार भी कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, ये आपका निमोनिक है, ये आपकी ट्रिक है। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। एक आदमी है, वो किस में फंस गया? निश्चय और अनिश्चय, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा मैं करूं या ना करूं। तो एक पुरुष निज, अपने खुद के पर्सन में, निज पर्सन के संबंध में निश्चय और अनिश्चय में फंस गया। ये निमोनिक से याद करने के लिए। तो मैं सर्वनाम की बात करूँ तो सर्वनाम आपके होते हैं जी कितने टाइप के? 1, 2 and 3 and 4 and 5, 6। तो सर्वनाम आपके टोटल 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष से बन गया पुरुषवाचक, निज से बन गया निजवाचक, पर्सन से बन गया पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंध से बन गया संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से बन गया निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से बन गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल आपके 6 टाइप के होते हैं सर्वनाम। नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सा सर्वनाम नहीं है, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये फर्दर डिवाइड किया गया है 3 आगे पार्ट्स में। इसमें होता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम तो भाई मैं उत्तम हूँ, है ना, बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है वो तो उत्तम होता ही होता है, क्योंकि वो अपनी बात तो आगे रखता ही है हमेशा। तो जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो आपका उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष में हम यूज़ करते हैं मैं और हम का। मैं बोले तो मैं, मेरा, मुझे, मुझको। अगर मैं कोई बात कह रही हूँ तो इसी तरह से कहूँगी ना, मैं ये कर रही हूँ, मेरा काम हो गया, ये मेरा पेन है, मुझे अभी खाना खाना है, ठीक है, इस तरह से। मुझको ये खिलौना चाहिए, तो ये मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। और हम की बात करें तो हम, हमें, हमारा, ये भी उत्तम पुरुष में आता है।
अगर मैं बात करूँ हम जैसे कि दो चार हम लड़कियां मिलकर पार्क में जा रही हैं, तो मैं क्या कहूँगी, हम जा रही हैं, हम पार्क में घूमने जा रहे हैं, इस तरह से। अगर श्रोता, अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष आपका श्रोता हो जाता, जो सुनने वाला होता है। अब सुनने वाले को आप क्या कहोगे, मैं मेरा कह के तो नहीं बोलोगे ना, तो उसको आप तू या आप कह के बोलोगे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, या फिर बोले तो आप, आपका, आपको, जो आपके लिए थोड़ा अननोन है, मतलब कि आप, आपसे जो बड़ा है, आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, आप करके बोलोगे ना, आप, आपको, आपका। तू, जो आपका आपके साथ वाले हैं, उनको क्या बोलोगे, तू बोल दोगे, तुम बोल दोगे, तुम्हारा बोल दोगे, तुम्हें बोल दोगे, हैं। अगर अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। अब ये तो आमने सामने, ये तो पास पास में, लेकिन अन्य क्या हो गया, ये इनसे इतनी दूर बैठा है और ये दोनों इसकी चुगली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, ये वैसा था, वो वैसा था, उसने ये कर दिया है ना, उसको ये हो गया है ना, यह वह। इस तरह से जो आप शब्द यूज़ करते हो, तो वो ये दोनों के बीच की बात नहीं, ये तीसरे बंदे की बात कर रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ पर अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, ये, वे, उसे, उसको, उन्हें, यहाँ पे यूज़ हम करते हैं। अगर बात करें निश्चयवाचक की, तो निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है। तो निश्चयवाचक में आपका जो है यह वह यहाँ पे यूज़ हो जाता है। यह किसके लिए यूज़ होता है, यह, बोल के देखो, यह, अगर मैं बात करूँ तो यह किताब, नहीं, बोल के देखती हूँ दोबारा, देखो, अगर मैं यह की बात करूँ तो यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अगर मैं यही बोलूँ कि वह पुस्तक मेरी है, तो अगर कोई दूर से बात कर रहा है कि वह, दूर से मेरे को किताब दिखा रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, वह पुस्तक मेरी है, वो मुझसे काफ़ी दूर है। अगर यह की बात करूँ तो यह मेरे पास में रखी, जैसे यहाँ पर जहाँ पढ़ा रही हूँ तो वहीं पर बुक रखी है, तो मैं कहूँगी यह पुस्तक मेरी है। तो यह बोले में ज़्यादा हमें मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वह कहने में थोड़ा सा हमें एफर्ट लगा है। तो यही बात है, यह जो पास के लिए यूज़ करते हैं, वह जो है दूर के लिए यूज़ करते हैं। वैसे इनका सेम है सब कुछ। अगर मैं अनिश्चयवाचक की बात करूँ तो अनिश्चयवाचक तो कुछ भी निश्चित है ही नहीं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ, कोई, किसी का जो यूज़ करते हैं वो अनिश्चय में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, जहाँ पर अनिश्चय का मतलब होता है जहाँ पर हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट हो क्या रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि दूध में मेरे को ये लगा कि हाँ यहाँ पे दूध में कुछ गिरा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता गिरा क्या है, तो मैं क्या कहूँगी, दूध में कुछ गिरा है। अब उस कुछ का मेरे को नहीं पता क्या गिरा है। आज घर में कोई आया है, अब मेरे को ये नहीं पता कौन आया है, ठीक है, वो मेरे लगते क्या, रिलेटिव क्या है, रिलेशन क्या है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता कि कोई आया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ, कोई, किसी, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो कुछ अगर मैं यूज़ करूँ तो जो कुछ है वो निर्जीव वस्तु के लिए होता है, जैसे कि दूध में कुछ गिर गया, निर्जीव है, मुझे नहीं पता क्या गिर गया। तो यहाँ पे कोई और किसी जो है वो प्राणीवाचक जो सजीव के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। अगर मैं संबंधवाचक की बात करूँ तो संबंधवाचक जो है यहाँ पर कारक चिन्ह कभी भी सर्वनाम नहीं होते हैं, मेक श्योर कर लो इस चीज़ को। तो यहाँ पर जैसे कि संबंध जो है एक, देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि जो, सो क्या है, एक रिलेशन बता रहे हैं, किसका रिलेशन बता रहे हैं, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, रिलेशन है इनका, संबंध बता रहे हैं ना, जो सो का रिलेशन है। अब जिसके लाठी उसकी भैंस, और जिसकी और उसकी क्या, एक रिलेशन बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, जैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, जो जैसा और वैसा क्या, एक संबंध बता रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रश्नवाचक की, तो प्रश्नवाचक जो होता है आपका ये होता है, आज ये आपका जब आप क्वेश्चनिंग करते हो, क्यों, कब आए, क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या कर रहे हो, ये जब आप किसी भी पर्सन के आने के बाद ऐसे धड़ाधड़ पूछते हो ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये आपके प्रश्नवाचक होती हैं, और इनसे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे हिंदी में तो क्या, व्यंजन जो है उनसे स्टार्ट होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या बन जाते हैं, आपके प्रश्नवाचक बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छी सी प्यारी सी टेबल बना के दी है, भला हो जाएगा आपका अगर इसको आप याद कर लोगे तो। यहाँ पे जो निजवाचक है ना, निजवाचक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने खुद के लिए निजवाचक हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम जो है आपके मैं, हम, वह, ये है। अगर वचन की बात करूँ तो ये मैं क्या है, आपका एक वचन है। अगर हम की बात करूँ तो हम बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको कहा था, पारक वाला एग्जाम्पल दिया था, याद करो उसे। अगर कर्ता की बात करूँ तो कर्ता क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो देखो अब यहाँ पे
सीरियसली एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से टेबल बनाई है आपके लिए। यहाँ पे मैं की बात करूँ तो देखो, मैं सर्वनाम है, यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा? अगर मैं काम है यहाँ पे कर्ता बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बन जाएगा? मैं नहीं बन जाएगा, क्योंकि कर्ता में क्या होता है? ने यूज होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, सपादान को, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर। इस तरह की आपकी चार्ट है, आप याद कर लेना इसको। अब बात करते हैं विशेषण की। अब विशेषण में अगर मैं बात करूँ तो विशेषण क्या होता है? जहाँ पर विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, अब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, लाल पीला हरा बताते हैं, वो आपके विशेषण हो जाते हैं। अब विशेषण की ना 3 अवस्थाएं होती है जो हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूलावस्था जो आपकी मूल बेसिक अवस्था है, उसमें क्या यूज़ करते हो? सिर्फ अच्छा व बुरा। और उत्तम की बात करें तो उत्तम में आप कंपैरिजन करते हो किस किस के बीच में, 2 व्यक्ति के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो वो आपकी उत्तम अवस्था हो जाती है। अगर मैं उत्तम अवस्था की बात करूँ तो सबसे उत्तम, सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, यहाँ पे आ जाता है उत्तम डिग्री, उत्तम अवस्था। अगर आपने इंग्लिश की क्लास देखी है मेरी तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मतलब इसका। वहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे एक तो विशेष्य होता है, एक आपका प्रविशेषण होता है। अगर विशेष्य की बात करूँ तो विशेष्य में क्या होता है? विशेष्य जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो विशेष्य होता है। और प्रविशेषण की बात करूँ तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, भाई विशेषण है मान गए, लेकिन उस विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ मैं अगर ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक जो है ये है आपकी याद करने की इनके टाइप। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम 2। गुणा आपका गुणवाचक विशेषण, संख्या आपकी संख्यावाचक विशेषण, सार्वजनिक आपकी सार्वनामिक जो विशेषण है। परिणाम की बात करूँ तो परिणामवाचक आपका यहाँ पे विशेषण है। तो ये 4 टाइप के आपके विशेषण होते हैं। अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के आधार पर जो आपकी डिग्री होती है 3 डिग्री होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, बस और कुछ नहीं याद करने का इसमें। अगर मैं बात करूँ NCERT जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उनके अकॉर्डिंग जो विशेषण है उसका 5वां प्रकार भी बताया गया, और 5वां प्रकार आपका बताया गया है कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण का। नॉर्मली 4 होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में 5 भी दिए गए हैं तो आप 5 टिक कर सकते हो, उस पर क्लेम हो जाएगा। अगर आगे मैं बात करूँ गुणवाचक विशेषण तो नाम से ही स्पष्ट है कि गुण जिस व्यक्ति के गुण, विशेष, दोष आदि के बारे में, उसके रंग, रूप, वस्तु, दशा, दोष के बारे में अगर बोध होता है तो उसको हम गुणवाचक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गुणवाचक कह देते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि वह फूल खुशबूदार है, भाई कैसा है? खुशबूदार है, अच्छी फ्रेग्रेंस वहाँ से आ रही है तो क्या हो जाएगा? खुशबूदार है। तो यहाँ पे क्या है, जो आप कैसा करके क्वेश्चनिंग करोगे तो यहाँ पे खुशबूदार आंसर निकल कर आएगा। ये आपका गुण बता रहा है, खुशबूदार एक गुण है। किसका गुण है? फूल का है। मैंने आज लाल शर्ट पहनी है, तो बताओ भाई ये लाल क्या है? लाल आपका गुण है ना, लाल पीला नीला हरा क्या है? गुण है आपका, आपकी शर्ट का गुण है, आपका नहीं। अगर मैं संख्यावाचक की बात करूँ तो संख्यावाचक वही सेम, संख्यावाचक में आपकी संख्या का नंबरिंग का बोध होता है, 1 2 3 का यहाँ पे बोध होता है। अब संख्यावाचक भी 2 टाइप की होती है जी, निश्चयवाचक होती है, अनिश्चयवाचक होती है। अगर निश्चयवाचक की बात करूँ तो 1 2 और 3 जो आप उंगलियों पे काउंट करते हो 1 2 3 वाला, और अनिश्चयवाचक क्या होता है? लगभग, कहीं, कुछ, फिक्स नहीं है और ना ही आप इसको उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अनिश्चित में आपका लगभग, कहीं, कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो अपूर्ण, इसको छोड़ो आप, बस इसको याद रखो, ठीक है, संख्यावाचक में। अब मैं बात करूँ सार्वनामिक विशेषण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा जी? देखो सिंपल सा फंडा है, सार्वनामिक, पहले सर्वनाम उसके बाद संख्या, पहले सर्वनाम आएगा उसके बाद अगर आपको संख्या दिखे तो समझ जाना सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, इस गेंद को मत फेंको, तो ये जो गेंद है ना जी आपकी, ये आपकी संख्या है और इस संख्या से पहले सर्वनाम का यूज किया गया है, तो ये क्या है? आपका ये सर्वनाम है, ठीक है। तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। अगर परिणामवाचक की बात करें तो परिणाम क्या है भाई? थोड़ा, ज़्यादा, घना, थोड़ा, मोटा, छोटा है, ये आपका परिणाम, मेजरमेंट, ठीक है, वो बताता है।
अब मापने तोलने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम परिणामवाचक कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्रिया विशेषण और देख लेते हैं जरा, हल्का सा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्रिया विशेषण जो है, क्रिया की जो विशेषता बताती है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक, जो मतलब कि काम जो करते हैं ना, उस काम के करने के तरीके को जो बताता है उसको हम रीतिवाचक कहते हैं। और कालवाचक की बात करें तो काल का सीधा सीधा मतलब होता है टाइम, और जो टाइम बताए, ठीक है, टाइम की जो विशेषता बताएं, जैसे कि कल आया था, तो ये जो कल, आज, परसों, तरसों, ये बताते कालवाचक में होते हैं। ये परिणाम वही मेजरमेंट की बात करता है, चलने की विशेषता बताते हैं। स्थानवाचक जो समय के बारे में बताते हैं, स्थान जो प्लेस यहाँ पे होता है। अब बात कर लेते हैं कारक की। कारक से पहले एक छोटा सा अपना निपात आ जाता है। निपात भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर दिला देगा आपको निपात भी। निपात में क्या होता है? जो फालतू के शब्द आते हैं वाक्य में, क्या करने के लिए? बल भरने के लिए, फोर्स भरने के लिए, उनको आप कहते हो निपात। जैसे कि मैं तो कल दिल्ली जाऊंगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, कुछ घटा? नहीं घटा ना, इजी समझ में आ रहा है। अगर मैं कह रही हूँ मैं तो कल दिल्ली जाऊंगी, भाई मैं तो कल दिल्ली जाऊंगी, तो ये जो तो है ना, ये आपका निपात है। ये एवं फालतू का मटर गश्ती करने के लिए बीच में आ गया है, काम इसका कुछ था नहीं। अगर आगे मैं कारक की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कारक, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना कारक में, सिर्फ आप सारा का सारा जो खेल है ना वो इन 8 चीज़ों पर खेल है, बस इसको रट लो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कारक की बात करूँ तो कारक में 8 के कारक होते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपकी विभक्ति है, सॉरी, यहाँ पे जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये आपकी क्या विभक्ति है, और इनको आप परसर्ग भी कहते हो, परसर्ग। और ये जो शब्द है ना, ये परसर्ग वाला जो शब्द है वो किसने दिया है? HP द्विवेदी ने दिया। इसी तरह का बिल्कुल डिट्टो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी ना तब आप देखना, बिल्कुल यही बिल्कुल सेम इसी वर्डिंग पे क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं, बस सारा खेल इसी के ऊपर है, बस इसको याद कर लो, इस टेबल को। कहते हैं देखो, कर्ता ने कर्म को करण से सपादान के लिए अपादान से अधिकरण में पर ऊपर संबंध का के की रा रे नी है संबोधन है अरे ओ। अगर संस्कृत की बात करो तो संस्कृत में 6 टाइप के कारक होते हैं, और जो आपके ये संबंध और संबोधन है ना वो संस्कृत वाले कंसिडर नहीं करते, लेकिन हमारे हिंदी में तो टोटल 8 होते हैं। अब कर्ता तो सिंपल आप समझ जाओगे, जहाँ पर भी आपको कर्ता ने, मेन तो आपका नहीं है, बस नहीं याद रखो, फालतू के झंझट में मत पड़ो। यहाँ पे जहाँ पर आपको ने दिख जाए ना तो समझ जाओ वहाँ पे क्या है, आपका कर्ता कारक है। जैसे शाम को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे कर्म कारक की बात करूँ तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है जी? कभी कभी जो आपका ये कारक है ना ये विभक्ति रहित होता है, इसमें को दिखता ही नहीं कहीं पे हमें, है। तो जैसे कि ये है एग्जाम्पल, बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर आपको दिखा कहीं पे को लिखा हुआ नहीं दिखा ना, तो यही आपका क्या है जी? आपका कर्म कारक है। बालक पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पर क्या और किसको करके क्वेश्चन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? कर्म कारक निकल कर आएगा, ठीक है। बालक पुस्तक पढ़ता है जी, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ये अकर्मक, बताओ ये अकर्मक है या सकर्मक है क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है। देखो बालक पुस्तक पढ़ता है कि जी क्या पढ़ता है? क्या? पुस्तक। तो जो कर्म, जो अकर्मक फल किसके ऊपर पड़ रहा है? ये हमारे कर्म के ऊपर पड़ रहा है, ना कि कर्ता। कर्ता ये हो जाएगा बालक, बालक करता है। अगर मैं बात करूं आगे वाक्य में, कई बार इसी कर्म कारक में ही वाक्य में 2 कर्म भी होते हैं जी। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके सकर्मक, सॉरी, वो होते हैं आपके सजीव और निर्जीव। कैसे होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये आपके द्विकर्मक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2 कर्म दिए गए हैं, एक से काम नहीं चला, 2 उठा के दे दिए इन्होंने। एक तो छांटने मुश्किल हो जाता है, 2 कैसे छांटेंगे हम? बड़ा ही इजी सिंपल तरीका है। देखो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ पे को क्या है? को आपका कर्म कारक है, कर्ता नहीं कर्म को। तो इस को से पहले जो आपको दिखे और वो सजीव दिखे तो समझो वहाँ पे गौण कर्म है। अगर को के बाद जो होता है वो प्रधान कर्म होता है और वो हमेशा ही निर्जीव होता है। बस ये सजीव निर्जीव का चक्कर याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना।
अगर मैं करण की बात करूँ तो करण क्या होता है, करण तो देने वाला होता है, साधन होता है, जरिया होता है जिसके माध्यम से आप चीजें देते हो। देखो अब संप्रदान, संप्रदान की बात करें तो संप्रदान क्या होता है, संप्रदान देने का भाव जिसमें होता है, दान, संप्रदान, दान क्या करते हो, दान तो आप देते हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा जी, संप्रदान में के, लिए और को, इसके क्या है, ये आपकी विभक्ति है। यहाँ पर स्थायी रूप से जब कोई वस्तु दे दी जाती है तो वो को विभक्ति होगी, परंतु कारक संप्रदान होगा। आई बात समझ में? जब आप परमानेंट किसी को चीज देते हो ना तो वहां पर को विभक्ति होगी। वैसे तो को विभक्ति कर्म में आती है, लेकिन जब आप स्थायी रूप से कोई चीज देते हो ना तो वहां पर को विभक्ति आएगी और वो संप्रदान कारक होगा हमारा। अब मैं बात करूं अपादान की, तो अपादान क्या होता है भाई, अलग हो जाओ। कैसे अलग हो जाओ, देखते हैं कैसे होंगे। यहाँ पर इसके टाइप बता रखी हैं। यहाँ पे गत्यार्थ क्रिया, डर व मृत्यु के भाव जो है आपकी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष भाव है, लज्जा है, शर्माना है, तुलना के भाव है, कार्य प्रारंभ भाव है, सीखने का भाव है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ जी, बच्चा सांप से डर गया, यहाँ पे डर का भाव है ना, बच्चा सांप से डर गया तो अलग होने का भाव है ना, सांप से चिपकेगा थोड़ी, वो अलग ही होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे लज्जा और शर्माना की, वह ससुर से शर्माती है, ससुर से तो शर्माना ही चाहिए। यहाँ पे भी चलिए, अगर मैं बात करूँ तुलना के भाव जो है, चीन भारत से बड़ा है, कंपैरिजन की जा रही है तो कंपैरिजन में भी होता है क्या, आपका अपादान कारक। शर्माना, लज्जा में भी आपका क्या होता है, अपादान कारक होता है। और कार्य जब आप स्टार्ट करते हो उसमें भी क्या होता है जी, वो आपका अपादान होता है जी। कल से T20 शुरू हो रहे हैं, ये सारी चीजें। अगर संबंध की बात करो तो संबंध वही का, के की, नानेरी, रारेरी, ये आपके क्या होते हैं, संबंध बताते हैं। का, के की, रारेरी, नानेनी, ये होते हैं। इस तरह से आप देख लो, कुछ इसमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और अधिकरण की बात करो तो अधिकरण होता है में पर। जैसे कि बंदर पेड़ पर बैठा है जी, कहाँ पर बैठा है जी, पेड़ के ऊपर बैठा है, तो अधिकरण होता है में और पर। उसके बाद संबोधन आपका हे, अरे, ओ, ये आपके जहाँ पे विश्व में आदि बोधक चिन्ह होते हैं ना, वहाँ पर आपका संबोधन होता है। तो मेन जो है आपका, मेन बस आपका यही आपकी टेबल है, कहाँ चली गई, देखो आपकी मेन सिर्फ एक, कहाँ भाग, यहाँ ये रही आपकी मेन, सिर्फ ना एक यही टेबल है, बस इससे बाहर कुछ नहीं, बस इसको रट लो आप, और फालतू के झंझट में पढ़ना ही नहीं है। ये होगी याद तो समझो आपका जो कारक वाला टॉपिक है वो पक्का हो गया। बस कारक और इनकी विभक्ति, और कुछ करने की जरूरत नहीं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, सपादान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन का, के, रीराने, नी, संबोधन हे, अरे, बहुत सिंपल है। अगर आपको याद नहीं होती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अच्छे से ट्रिक भी इसकी करा दूंगी। तो यही थी आज की हमारी क्लास। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि डॉक्टर चित्रा ने सजेस्ट करा है और टॉपिक भी बताए हैं, तो इनका तो दिल से शुक्रिया हमें करना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से आप भी अपने सजेशन दे सकते हो, कमेंट में दे सकते हो, ग्रुप में दे सकते हो, जहाँ पर आपकी इच्छा है वहाँ पर दे सकते हो। आपके सजेशन का बिल्कुल मान सम्मान किया जाएगा, उसकी आरती शारती की जाएगी और आपके सजेशन पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।